रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन की क्राइम की कहानी, आज के दिन की क्राइम की घटना पर मैं लेके चलूं, लेकिन उससे पहले हमारे देश से एक बहुत ही ज़्यादा दुखद जो खबर आई है, एक बार थोड़ा सा उसका भी रुख कर लेते हैं। दरअसल गुजरात में अहमदाबाद से एक फ़्लाइट जो होती है वो लंदन के लिए निकलती है। महज 5 से 6 मिनट के बाद ही वो जो फ़्लाइट होती है, जो हेलीकॉप्टर जो पैसेंजर को लेके जा रहा था, जो प्लेन, जो हवाई जहाज़, वो अचानक से क्रैश कर जाता है। और दोस्तों, अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस रिपोर्ट्स के आधार पे अगर मैं आप लोग को बताऊं तो इसमें तकरीबन 242 पैसेंजर थे, जिसमें अगर मैं आप लोग को बताऊं तो 169 इंडियन थे और 53 जो थे वो ब्रिटिश नागरिक थे, और इसमें लगभग एक जो था वो कनाडियन था और 9 जो थे वो पुर्तगालीज थे। अब इसमें कितना जान और माल का नुकसान हुआ है ये तो आने वाले कुछ घंटों में ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, वाकई में ये इतनी ज़्यादा दुखद घटना है कि जिससे एकदम से मन भर गया। क्योंकि दोस्तों, आए दिनों आप लोगों ने प्लेन क्रैश की न्यूज़ें सुनी होंगी। दुनिया के अंदर प्लेन क्रैश में बहुत सारे लोगों की मौत होती है। और दोस्तों, आज जो अहमदाबाद से जो प्लेन जो था वो जो लंदन के लिए निकला था, उसमें 169 भारतीय भी थे और लगभग, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, 53 ब्रिटिश थे। तो सारे के सारे लोग, कुछ लोग अपने घरों को जा रहे थे, कुछ लोग अपने घरों से पैसा कमाने के लिए जा रहे थे, कोई अपनी फैमिली वालों से मिलने के लिए जा रहे थे। अब किसकी जान को खतरा हुआ है, किसको कितना नुकसान पहुंचा है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो तस्वीरें, जो विजुअल आ रहे हैं दोस्तों, वो डरा देने वाले हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है, शायद उनकी शिनाख्त भी ना हो पाए और बाद में DNA टेस्ट से पता चले कि ये व्यक्ति कौन था। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहूँगा कि दुआ कीजिए कि बहुत कम से कम नुकसान हुआ हो और जितने भी लोग हों वो सब के सब सेफ हों। चलते हैं दोस्तों, आज की इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की कहानी आप लोग को हैरान भी करेगी, परेशान भी करेगी। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी जो क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज हैं लगातार आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी की अगर मैं बात करूं तो आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। और इसी प्रयागराज के अंदर एक थाना लगता है, करछनी थाना। ये जो करछनी थाना है, इसी करछनी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, महबा गांव। और ये जो महबा गांव है, इसी महबा गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में परिवार के मुखिया का नाम सालिग्राम अपनी पत्नी और अपने 4 बेटों और 2 से 3 बेटे और 4 उसकी लगभग बेटियां थीं। इनके साथ में पूरा परिवार हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद यूँ होता है कि सालिग्राम की अचानक से मौत हो जाती है। जब सालिग्राम की अचानक से मौत हो जाती है तो परिवार के सर से जब परिवार के मुखिया का साया उठता है दोस्तों, तो उस परिवार की हालत, उस परिवार की माली हालत, उस परिवार की फाइनेंशियल स्टेटस का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। अब सालिग्राम का एक बड़ा परिवार है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी ले कौन? 4 बेटे हैं, वो भी छोटे हैं, 4 बेटियां हैं, वो भी छोटी छोटी हैं, और जो पत्नी है उसने दुनिया को, उसको इतना ज़्यादा ज्ञान है नहीं। लिहाजा सालिग्राम की जो बड़ी वाली बेटी होती है जिसका नाम होता है राजकेशर चौधरी, वो परिवार की जिम्मेदारी लेती है। दरअसल जो राजकेशर चौधरी थी वो बचपन से ही लड़कों की तरह पली बड़ी, लड़कों की तरह उसने काम किया, परिवार को समझा, सारी चीज़ें उसने समझ रखी थी। इसीलिए परिवार वालों ने उसका नाम भी राजकेशर चौधरी रखा था। इसलिए जो राजकेशर चौधरी थी अपनी पढ़ाई भी साथ के साथ कंटिन्यू रखती है, और उसके बाद में अपने छोटे जो भाई, छोटी जो बहनें हैं, उनकी भी परिवार की, उनकी भी जिम्मेदारी को समझती है, उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू कराती है। धीरे धीरे यूं ही समय गुजरता रहता है, और वक्त गुजरने के साथ साथ जो राजकेशर चौधरी थी ये भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। जब धीरे धीरे राजकेशर चौधरी बड़ी होती है तो इसको और इसके मन में ये ख्याल भी आता कि वो शादी कर ले। लेकिन फिर सोचती है कि अगर वो शादी कर लेगी तो हो सकता है कि उसके जो भाई हैं, उसकी माँ और उसकी बहनों की सही तरीके से परवरिश न कर पाएँ। इसलिए राजकेशर चौधरी सोचती है कि अभी शादी नहीं करोगी, पहले अपनी तीनों बहनों की शादी कर देती हूँ, उसके बाद में जो बचे हुए उसके 3 भाई हैं, उन 3 भाइयों को भी सेटल कर देती हूँ। कोई दुकान कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, परिवार एक बार सेटल हो जाएगा तो उसके बाद मैं शादी कर लूँगी। अच्छा, राजकेशर चौधरी अपनी ज़रूरतों में, अपने परिवार की ज़रूरतों में दिन और रात मेहनत करती रहती है, परिवार को पालती है, तीनों बहनों की शादी करती है, उसके बाद में जो 3 भाई थे उन भाइयों को भी सेट करती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, और दोस्तों वक्त गुजरने के साथ में एक तारीख आती है, 24 मई साल 2023। और दोस्तों, इसी 24 मई साल 2023 की तारीख को जो राजकेशर चौधरी होती है वो अपनी माँ से कहती है कि दरअसल वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए जा रही है।
दोस्तों राजकेशर चौधरी इतनी जिम्मेदार और इतनी समझदार लड़की थी कि इसने अपने पूरे परिवार को सेट कर दिया था, पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उठाई थी। कभी इस परिवार में जो पिता की कमी थी उस पिता की कमी को कभी खलने नहीं दिया। इसलिए परिवार वाले भी राजकेशर की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल नहीं दिया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि राजकेशर चौधरी जो है वो अपना फ़ैसला, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला हमसे ज़्यादा बेहतर कर सकती है। उसने दुनिया देखी है और उसने अच्छे और बुरे दिन भी देखे हैं। लिहाजा राजकेशर चौधरी जो होती है अपनी माँ से कहती है कि वो अपने दोस्त आशीष से मिलने मुंगेरी जा रही है। अब उसके बाद में राजकेशर चौधरी ये बात कहकर अपनी माँ से मुंगेरी अपने दोस्त आशीष से मिलने के लिए चली जाती है। माँ जो थी वो अपने कामकाज में लग जाती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, ऑलमोस्ट शाम होने को होती है, लेकिन जो राजकेशर चौधरी थी ये अभी तक लौट कर नहीं आई थी और कायदे से इस समय तक राजकेशर चौधरी को लौट आना था। लेकिन जब राजकेशर चौधरी लौट कर नहीं आती है तो कहीं ना कहीं राजकेशर चौधरी की जो माँ होती है ये थोड़ा परेशान होती है। अब जो माँ थी जब अपनी बेटी राजकेशर चौधरी के ना आने से परेशान थी तो आखिरकार थक हार कर जब अपने बेटों के पास जाती है एंड बेटों के पास जाने के बाद में कहती है कि तुम्हारी जो बड़ी बहन है ये अपने दोस्त आशीष से मिलने के लिए मुंगेरी गई थी लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आई। ज़रा एक बार तुम राजकेशर चौधरी को फ़ोन लगा लो, कहाँ है और कब तक आएगी। लिहाजा जो भाई होते हैं वो राजकेशर चौधरी के मोबाइल नंबर पर फ़ोन लगाते हैं, लेकिन जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ बताता है। अब राजकेशर चौधरी का फ़ोन इस तरीके से स्विच ऑफ जाना परिवार को कहीं ना कहीं चिंता सताने लगती है। उसके बाद में राजकेशर चौधरी के जो भाई होते हैं ये आशीष गौतम जो होता है राजकेशर चौधरी का दोस्त, उसको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद में पूछते हैं कि राजकेशर चौधरी आई है क्या नहीं आई है। तो जो आशीष गौतम होता है वो कहता है कि वो आने तो मेरे पास ही वाली थी लेकिन अभी तक आई नहीं है, न जाने कहाँ रह गई। अब उसके बाद में राजकेशर चौधरी के जो भाई होते हैं फ़ोन काट देते हैं, लेकिन बड़ा परेशान होते हैं कि कहाँ गई है। एक नाम बताकर गई थी कि वहाँ जा रही हूँ, लेकिन वहाँ भी नहीं पहुँची है। लिहाजा जो राजकेशर चौधरी की माँ होती है वो माँ कहती है कि हो सकता है कि वो गांव में ही कहीं काम से चली गई हो, क्योंकि राजकेशर चौधरी सिलाई वगैरह का काम भी जानती थी। तो उसकी माँ कहती है कि हो सकता है उसे काम पड़ गया हो और वो वहाँ पहुँची हो, फ़ोन डेड हो गया हो, बैटरी वगैरह डाउन हो गई हो। तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आ जाएगी, थोड़ा समय गुजरेगा। दोस्तों धीरे धीरे रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास का समय हो जाता है। रात के 8 बज जाते हैं। परिवार वाले परेशान थे, लेकिन राजकेशर जो चौधरी थी वो अभी तक लौट कर नहीं आई थी। अब जब रात के 8 बजे भी राजकेशर चौधरी लौट कर नहीं आती है तो अब परिवार वालों की परेशानी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके बाद में राजकेशर चौधरी के जो भाई होते हैं ये वापस से आशीष गौतम को फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन लगाने के बाद में पूछते हैं कि अभी आई है कि नहीं आई है। उधर से जो आशीष गौतम होता है वो कहता है कि नहीं, अभी तक नहीं आई है। अब परिवार वाले बड़ा परेशान, कहाँ जाएं, क्या करें। धीरे धीरे दोस्तों ये जो 24 तारीख की रात थी ये पूरी रात गुजर जाती है। अगले दिन 25 तारीख आ जाती है। 25 तारीख को जब परिवार वालों को लगता है कि राजकेशर चौधरी लौट कर नहीं आई है, अब क्या किया जाए, तो उसके बाद में परिवार वाले खुद राजकेशर चौधरी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। जो भाई थे वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ऐसा कोई घर जहाँ पर राजकेशर चौधरी जाया करती थी, ऐसा कोई घर जिस घर में उसकी जान पहचान थी, ऐसा कोई घर जिस घर की लड़की से उसकी दोस्ती थी, ऐसा कोई जगह जहाँ पर वो काम से जा सकती थी। तमाम जगहों पर जो भाई और जो माँ थी वो जाकर ढूंढती है। दोस्तों 25 भी गुजर जाती है, 26 भी गुजर जाती है, 27 भी गुजर जाती है और इसी क्रम में तकरीबन 4 दिन का समय गुजर जाता है। और दोस्तों 28 तारीख आ चुकी थी और 28 तारीख तक राजकेशर चौधरी का कहीं पता नहीं था। परिवार वाले ढूंढ रहे थे। मन में ये मलाल भी था, मन में ये थोड़ा सा डर भी था, थोड़ा सा भय भी था कि अगर राजकेशर चौधरी को लगा जगह जाकर ढूंढेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कोई कुछ गलत ना कहे, कोई गलत ना समझे। लेकिन क्या करें, घर की जो बच्ची गुम हुई है उसको ढूंढना भी है। परिवार वाले ढूंढ रहे हैं, घर वाले ढूंढ रहे हैं, तमाम रिश्तेदारों में जाकर ढूंढ लिया है, तमाम दोस्तों में जाकर ढूंढ लिया है, लेकिन राजकेशर चौधरी का कोई पता नहीं है। दोस्तों 28 तारीख हो चुकी है और इस 28 तारीख तक अभी तक इस परिवार वालों ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखाई थी। शायद इन लोगों ने समाज के डर से पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखाई थी या फिर किसी और वजह से, लेकिन 28 तारीख तक पुलिस में अभी महज इस केस की कंप्लेंट तक दर्ज नहीं कराई गई थी। लेकिन दोस्तों परिवार वाले अपनी तरफ से, अपनी साइड से राजकेशर चौधरी को ढूंढने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। जो आशीष गौतम था, यह राजकेशर जो थी राजकेशर चौधरी उसका दोस्त भी था और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजकेशर चौधरी उससे मोहब्बत भी किया करती थी, यानी आशीष गौतम राजकेशर चौधरी का बॉयफ्रेंड था। लिहाजा इसी बीच में घर परिवार वाले ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसी 28 तारीख को घर परिवार वालों तक एक खबर पहुंचती है और इस खबर ने कहीं ना कहीं घर वालों को हिला कर रख दिया था। दरअसल राजकेशर चौधरी का जो बॉयफ्रेंड था आशीष गौतम, उसने 28 तारीख को ही शादी कर ली। अब आशीष ने 28 तारीख को शादी कर ली। शादी किससे की, ये कहीं ना कहीं घर वालों को थोड़ा सा मलाल भी होता है, थोड़ा सा परेशानी भी होती है कि राजकेशर चौधरी गायब है और उसके बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली। शादी किससे की,
घर वालों को ये भी लगता है कहीं यही तो एक वजह नहीं है कि जो राजकिशोर चौधरी है या तो उसने अपने साथ में कुछ गलत कर लिया हो या फिर वो कहीं घर से दूर चली गई हो सकता है कि बॉयफ्रेंड से कोई तकरार हुई हो या फिर उसने शादी कर ली तो इस वजह से उससे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो। लेकिन इन सारे ही सवालों के जवाब अगर कोई दे सकता था तो वो आशीष गौतम ही दे सकता था। लिहाजा परिवार वाले जो थे 29 मई साल 2023 को इसी आशीष गौतम के घर पर पहुंच जाते हैं और 29 तारीख को आशीष के पास पहुंचने के बाद में जो राजकिशोर चौधरी के भाई थे, माँ थी, वो इस आशीष से पूछते हैं कि तुमने शादी क्यों कर ली और ये बताओ कि राजकिशोर चौधरी कहाँ है। तो जो आशीष होता है वो कहता है कि दरअसल मैं और राजकिशोर चौधरी हम दोनों लिव इन में भी रह चुके हैं, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे, लेकिन शादी करने के लिए ना मुझे कुछ ज़्यादा तवज्जो थी, ना राजकिशोर चौधरी चाहती थी कि हम लोग शादी करें। हमारा जो रिलेशन था इतना अच्छा चल भी नहीं रहा था और राजकिशोर चौधरी को ये बात बहुत पहले से पता है कि मैं शादी करने वाला हूँ, इसलिए उसे ये बात पता भी थी कि मैं इस तारीख को शादी करने वाला हूँ, इसलिए शायद वो घर से कह करने के लिए, लेकिन मुझ तक नहीं पहुँची है। अब घर परिवार वाले परेशान हैं कि आखिर राजकिशोर चौधरी चली कहाँ गई। उसके बाद में फिर उससे पूछते हैं आशीष से, आशीष फिर वही बात बताता है। लेकिन जब घर परिवार वाले बार बार इस आशीष गौतम से सवाल करते हैं राजकिशोर चौधरी की गुमशुदगी के बारे में, तो जो आशीष होता है वो परिवार वालों से एक ही बात कहता है कि देखो राजकिशोर चौधरी गुम हुई है और ये ज़रूर से ज़रूर चिंता का सबब है, चिंता का विषय है। लिहाजा हम लोग ऐसा करते हैं, जो करछनी थाना है उस करछनी थाने में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, क्योंकि अब 30 तारीख आ चुकी थी, 24 तारीख को लड़की गुम हुई थी। तो करछनी थाने में अगर हम लोग रिपोर्ट लिखा देंगे तो पुलिस रिपोर्ट लिखेगी, उसके बाद ढूंढेगी और ढूंढ के निकाल देगी कि क्या कुछ हुआ है। अब घर परिवार वालों को थोड़ा ठीक भी लगता है, ये आइडिया पसंद भी आता है कि भले ही जो राजकिशोर चौधरी का बॉयफ्रेंड है आशीष गौतम, वो भले ही उसने शादी ना की हो, लेकिन वो हमारी बिटिया को ढूंढने में हमारी मदद कर रहा है। लिहाजा 30 मई साल 2023 को ये जो परिवार वाले होते हैं ये आशीष गौतम के साथ में करछनी पुलिस थाना पहुंच जाते हैं। घर वाले और आशीष गौतम जो होते हैं ये पुलिस को बताते हैं कि इस तरीके से जो राजकिशोर चौधरी है वो गुम हो गई। पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करते हैं, पूरी बात पूछते हैं। घर वाले बताते हैं कि वो आशीष से मिलने के लिए गई थी। इधर आशीष खुद पुलिस थाने आया था रिपोर्ट लिखाने के लिए कि उस तक पहुंची नहीं। अब पुलिस वाले भी इस मामले में करें तो करें क्या, मामला दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद में थोड़ी सी पूछताछ करते हैं तो पूछताछ में पता चलता है कि जो आशीष गौतम है ये राजकिशोर चौधरी का बॉयफ्रेंड था और इसने इसी 28 तारीख को शादी की है। अब जो बात घर वाले सोच रहे थे, जो बात घर वालों को लग रही थी कि आशीष गौतम की शादी करने की वजह से हो सकता है कि राजकिशोर चौधरी कहीं चली गई हो या फिर इन दोनों में कोई झगड़ा हुआ हो या फिर उसने अपने आप को कुछ कर लिया हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पुलिस के जहन में भी आती हैं। पुलिस जो थी वो राजकिशोर चौधरी के बॉयफ्रेंड आशीष गौतम से पूछताछ भी करती है। तो आशीष गौतम भी वही बात बताता है कि हमारा जो रिलेशनशिप था ये चल तो ज़रूर रहा था और हम दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते भी थे, एक दूसरे के साथ में लिव इन में भी रह चुके हैं। लिहाजा जो राजकिशोर चौधरी थी उसको बहुत अच्छे से पता था कि मैं 28 तारीख को शादी करने वाला हूँ और इससे राजकिशोर चौधरी को कोई एतराज़ भी नहीं था, क्योंकि वो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख रही थी और मैं शादी करना चाहता तो उसने भी मुझे इजाज़त दे रखी थी। लिहाजा पुलिस वाले इस पूरे मामले में दर्ज करते हैं। जो राजकिशोर चौधरी थी उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पे लगाते हैं और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं। अब दोस्तों इधर मोबाइल सर्विलांस पे लग चुका था, इधर पुलिस की टीमें छानबीन कर रही थी, गांव में जा रही थी, हर जगह पर जा रही थी। अब ये अजीब मामला था कि अगर कोई लड़की कहीं से गई है तो भागने के लिए या तो फिर बस स्टैंड जाएगी या फिर कहीं और जाएगी, लेकिन कम से कम कोई तो उसको देखेगा। अब इस लड़की को क्या हुआ, क्या इसको ज़मीन निकल गई या फिर आसमान निकल गया। लिहाजा राजकिशोर चौधरी जब पुलिस को मिल रही है इस पूरे मामले में, चूँकि अब मई के महीने से कहानी शुरू हुई थी और ये जून का महीना आ चुका था, 3-4 दिन सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में लगती हैं, 3-4 दिन और गुजर जाते हैं। अब जून का महीना भी लगभग गुजरने लगता है। अब पुलिस वालों को जब कहीं से भी कोई सबूत, कोई क्लू मिलता नहीं है तो पुलिस वाले इस पूरे मामले में अब टेक्निकल टीमों का सहारा लेते हैं, जिस तरीके से लेना चाहिए। पुलिस वाले टेक्निकल टीमों का सहारा लेते हैं, जो लड़की होती है उस लड़की की लास्ट लोकेशन निकालते हैं। लास्ट लोकेशन के साथ साथ उस लड़की के CDR में ये भी निकालते हैं कि लास्ट बार कॉल किसको की गई थी, तमाम चीज़ें, तमाम उसके फ्रेंड लिस्ट में बात किससे होती थी, कितनी होती। जब सारी ही चीज़ों को पुलिस बारीकी से खंगालती है, बारीकी से परखती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो शक की सुई थी ये इसी आशीष गौतम के ऊपर जाती है। लिहाजा जो पुलिस वाले थे शक के आधार पर इस आशीष गौतम को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में इसे सीधा पुलिस थाने लेके आ जाते हैं। पुलिस थाने लाने के बाद में जब आशीष गौतम से पूछताछ की जाती है तो आशीष गौतम पुलिस के सामने नानुकुर करता है, ये इधर उधर की बातें घुमाता है, इधर बातों को गोल मटोल करने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों पुलिस है, अगर पुलिस को शक हो गया कि ये व्यक्ति दोषी है, क्रिमिनल है, ये व्यक्ति कल्प्रिट है, तो फिर पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है। और दोस्तों उसके बाद में आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पुलिस का अंदाज़ ही निराला है। जब वो कातिल से या फिर जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है उससे जब पूछताछ करती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की तरीका ही अलग होता है। और उसके बाद में जब पुलिस ने अपना वाला रवैया अपनाया तो जो आशीष गौतम था ये पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाया
और उसके बाद में दोस्तों जब ये पूरी कहानी सुनाता है, तो जब आप लोग ये पूरी कहानी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मोहब्बत से, विश्वास से, भरोसे से एकदम से आपका मोह भंग हो जाएगा और आप लोग सोचेंगे कि आखिरकार इतने भरोसे के बाद भी किसी के साथ में अगर ऐसा हो सकता है तो फिर उनके साथ में क्यों नहीं हो सकता। दरअसल दोस्तों ये जो लड़की थी जिसका नाम था राजकिशोर चौधरी, इसने इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस किए थे अपनी मोहब्बत में, लेकिन उसके बावजूद भी इसके साथ में जो हुआ उसे सुनने के बाद में आप लोग अपने कान पकड़ लेंगे। दरअसल दोस्तों ये जो राजकिशोर चौधरी थी ये 7 साल पहले आशीष गौतम से मिली थी और 7 साल पहले जब इसकी आशीष गौतम से मुलाकात हुई थी, क्योंकि राजकिशोर चौधरी घर से फ्री थी, बड़ी थी, घर में पिता का साया भी नहीं था, तो कहीं आ सकती थी, कहीं जा सकती थी, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था। इसलिए राजकिशोर चौधरी अक्सर आशीष से मिला करती थी, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। आशीष के जो घर वाले थे ये भी राजकिशोर चौधरी को बहुत अच्छे से जानते थे, भली भांति जानते थे, क्योंकि राजकिशोर चौधरी अक्सर आशीष के घर जाया करती थी। लेकिन दोस्तों जो आशीष था ये पैसों की तरफ से बहुत ज़्यादा तंग था और इसके जो फाइनेंशियल हालात थे ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, वीक थे। लेकिन जो राजकिशोर चौधरी थी ये अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है कि पहले इसने अपने परिवार वालों के साथ में सेक्रीफाइस किया, अपनी माँ को पाला, अपने भाइयों को पाला, बहनों की शादी की, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी सेक्रीफाइस करती है। दरअसल राजकिशोर चौधरी जो भी कमाया करती थी उसके 3 हिस्से ये अपने फैमिली वालों को दिया करती थी ताकि उनकी ज़िंदगी गुजर सके, और जो 1 हिस्सा ये अपने लिए बचाती थी ये अपने बॉयफ्रेंड आशीष गौतम को देने लगी। आशीष गौतम अपनी सारी ज़रूरतें उन्हीं पैसों से पूरी करता है, उन्हीं पैसों से घर बनाता है, उसी से रहन सहन करता है, उसी से अपनी ज़िंदगी में जो उसकी ख्वाहिशें थी उन ख्वाहिशों को पूरा करता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और इनकी रिलेशनशिप को तकरीबन 6 से 7 साल का समय गुजर जाता है। और 6 से 7 साल का जब इन दोनों के बीच में समय गुजरता है तो कहीं ना कहीं जो आशीष गौतम था, अगर सही लफ्ज़ों में कहें तो उसका इस राजकिशोर चौधरी से मन भर चुका था। वो इसको इस्तेमाल कर चुका था, चाहे पैसे से ले लें या फिर किसी और चीज़ से। अब जो आशीष गौतम था जब उसका उससे मन भरता है तो वो कहीं ना कहीं से दूरियां बनाने लगता है। उसके बाद में इसका रिश्ता फिक्स हो जाता है और ये बातें कहीं ना कहीं राजकिशोर चौधरी को एकदम से पता चल जाती हैं। जब उसको पता चलती हैं तो वो इस आशीष गौतम के पास में पहुंचती है एंड पास में पहुंचने के बाद में इससे कहती है कि देखो तुम जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, तुम सीधे सीधे मुझसे शादी कर लो, क्योंकि हम लोग कोई नई रिलेशनशिप में नहीं है, बल्कि हमने अपनी ज़िंदगी के 7 साल एक दूसरे को दिए हैं। हम दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और मैंने तुम्हारे लिए इतने सेक्रीफाइस किए हैं, चाहे पैसे से ले लो या फिर किसी और चीज़ से, तो तुम मुझे छोड़ के भला किसी से कैसे शादी कर सकते हो। लेकिन जो आशीष गौतम था ये कहीं ना कहीं राजकिशोर चौधरी से पीछा छुड़ाना चाहता था। अब इस बात को जब राजकिशोर चौधरी समझ जाती है कि आशीष गौतम उससे दूरियां बना रहा है, तो राजकिशोर चौधरी जो होती है वो आशीष गौतम से कहती है कि देखो तुम्हें जो कुछ करना है करो, लेकिन अगर तुम मेरे साथ में गलत करोगे तो फिर मुझे मजबूरन लोगों को ये सारी बातें बताना पड़ेंगी, पुलिस को बताना पड़ेगी। अब ये बातें कहकर जो राजकिशोर चौधरी होती है ये तो अपने घर चली जाती है, लेकिन जो आशीष गौतम था इसके मन में कहीं ना कहीं एकदम से डर बैठ जाता है। जब इसके मन में डर बैठता है, अब इसको लगता है कि जो राजकिशोर चौधरी है ये उससे शादी करना चाहती है और वो मेरे अलावा किसी से शादी करेगी नहीं। इधर जो आशीष गौतम था उसका राजकिशोर चौधरी से मन भर चुका था, वो उससे शादी करना चाहता नहीं था। उसकी शादी ऑलरेडी तय हो चुकी थी और 28 तारीख को शादी होने वाली थी। इसलिए जो आशीष गौतम था ये अपने 2 दोस्तों के साथ में इस राजकिशोर चौधरी की कत्ल की प्लानिंग करता है। उसके बाद में 24 तारीख को राजकिशोर चौधरी को कॉल करता है एंड कॉल करने के बाद में उससे कहता है कि देखो एक बार मिल लो, बैठ के बातचीत करेंगे, जो गिले शिकवे हैं उनको दूर करेंगे, एक बार फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। अब ये बात है राजकिशोर चौधरी जब सुनती है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके बाद में आशीष गौतम जो कि मुंगेरी गांव है, उसी मुंगेरी गांव के बाहरी साइड में उसका एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर था, उसी घर में उसे मिलने के लिए बुलाता है। और दोस्तों बड़ी हैरानी होगी कि ये घर इस पुलिस थाने से यानी करछना थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर था। अब ये जो थी लड़की जो थी उससे मिलने के लिए जाती है राजकिशोर चौधरी, और उसी समय आशीष गौतम और उसके 2 दोस्त इसके ऊपर हमला कर देते हैं, गला घोंट कर उसकी हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद में उसके शव को वहीं पर सेप्टिक टैंक में डालकर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। और दोस्तों जब घर वाले पूछताछ करते हैं तो आशीष गौतम कहता है कि वो मेरे पास आई नहीं है। और जब पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया तो लोग वाकई हैरान थे और परेशान थे। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये केस बहुत बड़े शहर का हो, बहुत ज़्यादा हाईलाइट शहर का हो, ये केस महज एक छोटे से गांव का है और गांव के अंदर भी इतने ज़्यादा शातिर तरीके से इस व्यक्ति ने क्राइम किया। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जो है वो भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स थे उसमें धीरज सिंह लिखते हैं, जय श्री राम भैया जी, स्टोरी सुना अच्छा लगा, श्री राम जी आप पर दया बना रखें। धीरज सिंह जी आपका इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मोहम्मद रियाज हैं लिखते हैं, नाइस स्टोरी, थैंक यू सर। तो मोहम्मद रियाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
शरियन शर्मा है, लिखते हैं मलिक भाई शुक्रिया एक अच्छी कहानी सुनाने के लिए। तो शरियन शर्मा जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में यूनू अंसारी हैं और ये लिखते हैं वेरी गुड स्टोरी। तो भाई शुक्रिया आपका। सादिक खान लिखते हैं नाइस स्टोरी। तो सादिक खान जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में देव कुमार जी हैं, लिखते हैं आप मेहनत करते रहो, सलाम भाई, आपकी सारी स्टोरी और वॉइस को मेरा सलाम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक खान लिखते हैं आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत बढ़िया है शाविज भाई। तो एक खान जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। दीप कौल हैं, लिखते हैं डियर योर स्टोरी ऑफ टेलिंग स्टोरीज़ वेरी गुड कीप इट अप। तो दीप कौल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक खान लिखते हैं कहानी बहुत दुख भरी है मलिक भाई। तो एक खान जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं आपकी स्टोरी बहुत अच्छी रहती है। रेनू सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का हमेशा की तरह शुक्रगुजार रहूँगा। राजू सोलंकी हैं, लिखते हैं लव यू मलिक भाई। तो लव यू टू राजू सोलंकी जी। उसके बाद में अगला कमेंट मंसूरी भाईजान जी का है जो हार्ट बनाते हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई। स्माइलिंग वीवर लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो आप? बिग फैन भाईजान, लव यू ब्रो, ऑल द बेस्ट। तो स्माइलिंग वीवर जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? उसके बाद में मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब भाई जी। तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में महेश चंद्रा हैं, लिखते हैं सर जी नैनीताल से हूँ, मेरा नाम महेश चंद्रा है और आपकी स्टोरी हमेशा सुनता हूँ। तो महेश चंद्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नैनीताल से आप कहानी सुनते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आपके यहाँ तो अच्छी ठंड होगी। बताइएगा कैसा मौसम है नैनीताल में, फिर घूमने के लिए आएँ। साजिदार जी हैं, हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। माजिद अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, शुक्रिया आपका। लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया भाई। उसके बाद में अगला कमेंट है प्रदीप ऑफिशियल का, लिखते हैं गलती रणजीत की है। रणजीत को पता हो गया था कि मेरी पत्नी से ज़्यादा पसंद दिनेश में है, तो अपनी पत्नी को पहले ही छोड़ देना चाहिए था। तो प्रदीप ऑफिशियल जी आपने अपना बहुमूल्य कमेंट्स किया, अपनी राय दी, शुक्रिया आपका। खुबैब खान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कैसे हैं? खुबैब खान जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविज भाई। तो भाई वालेकुम सलाम, शुक्रिया आपका। जीतू वर्मा है, लिखते हैं जीतू वर्मा डिस्ट्रिक्ट भिंड विलेज महंदा MP, इश्क और मुश्क के बारे में बताएं सर। तो इश्क तो वो चीज़ होती है जो आजकल जिसको प्यार मोहब्बत और जिसको ये सारी चीज़ों का नाम दे दिया है, इसको इश्क कहते हैं। और मुश्क जो होता है एक ऐसी खुशबू होती है जो खुशबू को अगर आप कहीं भी छुपा लें तो वो खुशबू लोगों की नाक तक पहुंचेगी ज़रूर, और उस खुशबू को छुपाया नहीं जा सकता, उसको मुश्क की खुशबू बोलते हैं। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। बालिश बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, इस समय ज़्यादा पत्नी जो है वो पति का कत्ल करा रही हैं। तो शुक्रिया आपका, आपने कमेंट्स किया। उसके बाद में अनंत ग्रीवर हैं, लिखते हैं सिर्फ यही रह गया है रोज़ रोज़ एक बली नाजायज़ रिश्तों की वजह से, बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ लोग हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, दुनिया के अंदर बेवकूफ़ों की कमी नहीं है और लोग देखते भी हैं कि क्राइम करने वालों का हश्र क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद भी बाज नहीं आते। मोहम्मद जोरेज हैं, लिखते हैं मैं ये नहीं कहूँगा कि सोनम ने सही किया, लेकिन घटना के बाद जो मर्दों के लिए कानून बनाने का मांग हो रही है, इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमेशा से औरतों को दहेज के लिए मार पीटा गया है। क्या कभी किसी ने उनके लिए कोई कानून बनाने की मांग की? तो भाई आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो स्टोरी है ये आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करें, चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें, आप लोग कमेंट्स करें, प्यार दिखाएँ अपना। और बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।